अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए मौजू के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का मौजू है स्कूल एजुकेशन। पाकिस्तान का आइन इस बात की ज़मानत देता है कि स्कूल गोइंग एज के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन देना रियासत की ज़िम्मेदारी है। उनके लिए फ्री एजुकेशन का इंतज़ाम करना और लाजमी एजुकेशन का इंतज़ाम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान में स्कूल किस तरह के हैं, अपना काम कैसे कर रहे हैं, कौन से वसाइल और कौन से मसाइल इन स्कूलों के हैं और इनको बेहतर करने के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारा आज का मौजू है। अगर आपको हमारे व्लॉग्स और पॉडकास्ट पसंद आएँ तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ अपने कमेंट्स और लाइकिंग और इसके साथ साथ आप इस तरह के जो वीडियोज़ हैं उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर पसंद आएँ। आज का जो मौजू स्कूल एजुकेशन का है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद फ़ारूक। प्रोफ़ेसर शाहिद फ़ारूक जामिया पंजाब में डीन हैं फ़ैकल्टी ऑफ एजुकेशन के। डॉक्टर साहब का एक वसी तजर्बा है मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने का। डॉक्टर साहब लकीली पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसे इक्का-दुक्का लोग हैं कि जिन्होंने डबल पीएचडी की है। इनकी एक पीएचडी स्पेशल एजुकेशन में पाकिस्तान से है और दूसरी पीएचडी इनकी एजुकेशन में फ़्रांस की एक यूनिवर्सिटी से है। तो आइए स्कूल एजुकेशन के मौजू पर डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि अगर हम बात आइन से ही ले लेते हैं, आइन ने तो इंश्योर किया है कि एक ख़ास एज तक जो है बच्चों की तालीम है और अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो ये शायद मैट्रिक तक या सेकेंडरी स्कूल तक बनती है। तो क्या पाकिस्तानी रियासत इसमें कामयाब है? ये काम कर रही है? थैंक यू वेरी मच सर। आपका डॉक्टर साहब ये जो सवाल है यकीनन बड़ा दिलचस्प भी है और बड़ा बुनियादी नौइयत का है। आईन पाकिस्तान में तो हमने इस बात का इकरार किया कि तालीम देना जो है रियासत की ज़िम्मेदारी है और सिर्फ़ ये हमारा ही आइन नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये ग्लोबल एक कह लें कि कन्वेंशन है कि सारी रियासतें अपने बच्चों की तालीम अपने हाथ में रखती हैं। सही। पाकिस्तान चूँकि इस्लामी नज़रियाती मुल्क है एक और जमहूरी मुल्क है, तो पाकिस्तान का आइन भी इसी बात की ज़मानत देता है कि तालीम जो है ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत ने अपने ताईं इस पे काम भी शुरू किया और क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक रियासत प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक तालीम भी दे रही है, तालीमी इदारे भी बने हुए हैं। अब अगला सवाल है कि क्या हम इस सफ़र में कामयाब हैं या इस सफ़र में अभी हम कहीं मिड वे में पीछे खड़े हैं? इस पे मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। यकीनन इस वक़्त हम एक टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहे हैं रोज़ाना और इस वक़्त का जो हमारा रियासत का सारा निज़ाम चल रहा है, वो इन्हीं स्कूलों की एक प्रोडक्ट है जिससे हम ये सारा काम चला रहे हैं। लेकिन हम जब इसको देखेंगे तो हम इसको ग्लोबल तनाज़ुर में भी देखेंगे कि हम तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब मार्केट बदल गई है, अब बाउंड्रीज़ हट गई हैं, जॉब मार्केट ग्लोबल हो गई है, स्किल्स ग्लोबल आ गई हैं। तो क्या हमारे ये जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, ये वाक़तन उन तमाम सलाहियतों से भी माला-माल हैं? तो फिर हमें लगता है कि इसमें भी एक बड़ी स्पेस मौजूद है। अरे डॉक्टर साहब ये तो क्वालिटी की बात हो गई ना। इससे पहले हम एक्सेसिबिलिटी या क्वांटिटी की बात करते हैं। हमारे मुल्क का हाल ये है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा स्कूलों से बाहर है। तो क्या वो होम स्कूलिंग कर रहा है? क्या वो कहीं पढ़ रहा है? ये ये पहल कैसे हो गया हमारे मुल्क में? हम अगर ओवरऑल देखें तो हम तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हमें नज़र आता है। बाहर की दुनिया से जो आइडियाज़ का जो इनफ्लो है वो भी तेज़ तेज़ हो रहा है पहले से। लेकिन 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसमें हम थोड़ा-सा कन्फ्यूजन के शिकार हैं और उस कन्फ्यूजन में ये हुआ कि रियासत ने थोड़ा-सा इसकी तरफ जितनी रिगर के साथ आगे बढ़ना था, उस जज़्बे से रियासत थोड़ा-सा पीछे रही और जो प्लेयर थे वो इसमें शामिल होते गए और यकीनन हुआ ये कि हमारा जो प्राइमरी स्कूल था, वो इम्प्रूव नहीं हो सका। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर
नहीं इस तरह का जो आज मार्केट मांगती है या वालिदैन जिसकी तवक्को करते हैं। अब उससे ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूलों तक उनकी एक्सेस ना हो सकी स्कूल ना होने की वजह से, और फिर ना हो सकी उन स्कूलों में जो रिसोर्सेज थे उनको हासिल करने के लिए वो जो मुकर्रर फ़ीस थी वो देने के लिए। अब इससे ये हुआ कि दिन ब दिन वो हमारा पूल बढ़ता चला गया। तो सिर्फ आउट ऑफ स्कूल तो हमारा एक फिनोमेना रहा कि वो इस वक़्त का हमारा 2.5 पौने 3 करोड़ बच्चा जो है, वो बच्चा है जिसने स्कूल कभी देखा ही नहीं। लेकिन एक और बड़ा अलार्मिंग इसके साथ है कि वो बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में आता है और बगैर प्राइमरी साइकिल मुकम्मल करने के छोड़ जाता है। अच्छा, ये हमारा एक और बड़ा अलमिया है इस जिसको वक़्त, हम ड्रॉप आउट जिसको हम ड्रॉप आउट कहते हैं। यानी पौने 3 करोड़ तो वो है जिससे हम राब्ता ही नहीं कर पाए। हमारा पूरा निज़ाम, पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी, स्कूल इटसेल्फ, रियासत, पब्लिक स्कूल, ये उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए। हम वालिदैन नहीं, ये ये जो बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, ये तो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं जा कहीं भी नहीं जा रहा। हुँ। इसको कोई भी नहीं अट्रैक्ट कर सकन। लेकिन इसके साथ ही ड्रॉप आउट का फिनोमेना तो ऐसा नहीं, बन हमें गया। खुल के ये कहना चाहिए कि रियासत जो है वो नाकाम हुई है इस मामले में। इस मामले में तो हम लग रहे हैं नाकाम। आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ी, ज़रूरत बढ़ी, या लेकिन हम वसाइल नहीं दे नहीं दे सके, हम उतने स्कूल नहीं बना सके। और फिर जब बदलते हुए हालात के साथ, जैसे आज हम कहते हैं हम 21वीं सदी में बैठे हुए हैं, तो मेरे स्कूल भी तो 21वीं सदी की रिफ्लेक्शन नज़र आए ना। और स्पेशली जितना नेग्लेक्टेड एरिया प्राइमरी स्कूल का है, प्राइमरी एजुकेशन का है, हमारा जो कि देहातों से तल्लक है, हम देखते भी हैं, देहातों में जाते भी हैं। आज भी ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ स्कूल में सिर्फ एक कमरा होगा, सही। कोई चारदीवारी नहीं है। हत्ता कि लाहौर जैसे शहर में भी अगर हम सर्वे करेंगे तो यहाँ भी जो पुरानी आबादियाँ हैं, अगर हमें वो मिल जाएंगी तो उसमें देखेंगे कि उसी स्कूल का वही हाल है जो पुराने किसी आज भी किसी गांव में है, आज से 20-30 साल पहले। 20 साल पहले वाला। लेकिन आज तो स्कूल, आज आपका निसाब, आज आपकी चीज़ें, आज आपकी टेक्नोलॉजी, इनके तो तकाज़े कुछ और है। तो इस वजह से में तो हम बहुत नाकाम रहे, बहुत पीछे रहे कि स्कूल इतना जाज़ब रहा ही नहीं कि बच्चे को अट्रैक्ट करे, और ना ही वो इतना एनरिच्ड रहा कि जो आ गया है उसको रिटेन कर ले। तो आज भी हमारे निज़ाम के अंदर ऐसे फलाज़ मौजूद हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ के अंदर भी ऐसी मौजूद हैं। अब तो दिन ब दिन जब प्राइवेट सेक्टर साथ चलना शुरू हुआ, तो स्टेट तो ऐसे लगता है कि चीज़ें कि और 2 कदम पीछे चली गई। और जी पिछले डॉक्टर साहब, इस पर बात करते हैं कि 3 बड़ी स्ट्रीम्स हैं, पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स और दीनी मदारस। दीनी मदारस। अब इनके करिकुलम भी अलग हैं, इनका माहौल भी शायद अलग है। तो हम किस किस्म की नस्ल पैदा कर रहे हैं? ये तो सर वही एक सवाल है ना जो अक्सर हम अगस्त के महीने में डिबेट्स होती हैं जब इस पे क़याम पाकिस्तान के हवाले से, तो एक सवाल आता है कि क्या हम एक कौम है या हजूम है। अब कौमें तो बनानी है तालीम ने, कौमें तैयार होनी है तालीमी इदारों में, सही, कौमें बनेंगी असातिज़ा के हाथों से। सही। और जब हम देखते हैं कि ये जो बनाने वाली जगह हैं वो भी मैच नहीं कर रही, जो नसाब दे रहे हैं वो भी मैच नहीं कर रहा, जो असातिज़ा उस नई नस्ल की तैयारी में मसरूफ़ अमल हैं उनकी अपनी तरबियत वो भी कहीं नहीं कर रही। और फिर जो उनके आदाफ हैं, असल तो तालीम का मकसद जो है वो ये है कि इंसानों को इंसानों में रहना सिखाना, ताकि वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन हमने इन 3 सेक्टर्स के अलावा भी तालीम के अंदर बहुत ज़्यादा फ़िरक़ेबंदियाँ कर ली। तो डॉक्टर साहब, इसके हल के तौर पर एक नारा अक्सर लगाया जाता है, वो है यकसा निसाब तालीम। तो क्या ये इस मसले का हल है कि अगर ये यकसा हो जाए तो एक जैसी कौम हो जाएगी? आप क्या समझते हैं? इसमें ये बड़ा खूबसूरत नारा आया था, लेकिन इसको भी हमने कंसेप्चुलाइज़ करते-करते को थोड़ा-सा उसको हिला दिया अपने फ़ोकस से। और फिर जब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आए, तो वो तो हमारा एक इस वक़्त नेशनल क्राइसिस है कि हमारे पास खूबसूरत पॉलिसीज़ है, खूबसूरत स्लोगन है, खूबसूरत विज़न है, खूबसूरत मिशन लेके हम आते हैं। लेकिन जब हम अमल की दुनिया में कदम रखते हैं, तो हमारे बहुत सारे पता चलता है कि हम तो अभी तिफ़्ल मकतब के तौर पे भी आगे नहीं बढ़े। आप इसके हक में हैं कि यकसा निसाब तालीम हो? ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन था, लेकिन हमने उसको यकसा और अंदाज़ में समझ लिया। बुनियादी तौर पर इसका था कि ये जो अदम मसावात है हमारे इन सारे निज़ामों में, उसको हमने ख़त्म करना है, ताकि मेरा बच्चा पाकिस्तान के किसी कोने में भी हो, किसी गांव में, किसी शहर में, तो उसके साथ वही बात हो रही हो जो नेशनल लेवल पे हम तय कर लें। उसके अंदर वही स्किल्स डेवलप हो रही हैं जो वहाँ पे हों।
अगर हम इन तीनों को देख लें तो इन तीनों के अंदर भी जैसे हमारा सरकारी स्कूल है उसमें मैट्रिक का निज़ाम चल रहा है, जी इसी तरह से एक और है जिस ए लेवल का निज़ाम चल रहा है, जी इसी तरह से मदारस का चल रहा है। हम्म अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं सारे और अपनी अपनी जगह कहते हैं प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम मैट्रिक के निज़ाम को देखें तो इस पे लोग आज कहते हैं कि सस्ता है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल हैं जी। क्यों? सस्ता है लेकिन क्वालिटी का मसला है। क्वालिटी का मसला है। आज जो सलाहियतें 21वीं सदी मांग रही है वो कहते हैं इसमें नहीं है, इसलिए कि ये आज भी खड़ा है यादाश्त पे, इसमें रट्टा सिस्टम जो है, रटा सिस्टम कि आपने यादाश्त कितनी किसकी है इसी का इम्तहान है। अच्छा, ए लेवल ओ लेवल बड़ा अच्छा है। क्यों? वो कहते हैं ये 21वीं सदी की सलाहियतें पैदा करता है, ये बच्चों में तख्लीकी सलाहियतें करता सही। है, ये मसाइल को हल करने की सलाहियतें पैदा करता है, ये उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लेके आता है, वो बच्चे बड़े तनकीदी होते हैं, वो सवाल पूछना जानते हैं। लेकिन मसला ये महंगा पड़ा, सही। वो पाकिस्तान के वो तो यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल एजुकेशन एजुकेशन है, वो लोगों के बस में नहीं है लेना। मदारस जी बड़ा शानदार निज़ाम है। अगर मैं यूँ कहूँ कि मदारस का जो निज़ाम है इतना खूबसूरत है कि दैट इज़ प्योरली कम्युनिटी रन वो तो प्रोग्राम, शायद सबसे सस्ता है। कम्युनिटी रन प्रोग्राम है। ऐसे ही है, यानी कोई फंड रेजिंग होती है और बच्चे से ना सिर्फ ये कि फीस ही ली जाती है बल्कि उसके कपड़े, उसकी रहाइश, उसका खाना हर पीना चीज़। उसमें शामिल है। अच्छा, अब उसमें जो खूबसूरती है वो ये कि उस पे कोई स्टेट का पैसा नहीं लग रहा, ठीक, कोई स्टेट बजट नहीं लग रहा। सही। कम्युनिटी खुद फैसला करती है, कम्युनिटी खुद रिसोर्स जनरेट करती है और कम्युनिटी खुद अपनी सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन का मैयार तय करती है। सही। अच्छा, वो भी एक काम कर रहे हैं। लेकिन उसके नतीजे में जो कॉम प्रोड्यूस हो रही है वो मुआशरे की किस काम की है? अब ये अगला हमारा सवाल है, यानी सिवाय वो इमाम मस्जिद बनने के, Yes. सिवाय वो खतीब बनने खतीब के, बनने के। उनके लिए कैरियर पाथ क्या है? अब उनको जो उस निज़ाम के अंदर हमें मसला लगता है वो ये लगता है कि आज की जो जदीद सलाहियतें हैं वो उनका नसाब इन सलाहियतों से अभी खाली है। अगर हम उसको यहाँ देखें इस निज़ाम के अंदर तो जो तरबियत वो उनको करते हैं जो हमें बतौर रियासत हर इंसान की करनी है, चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती अखलाकी है, तरबियत है। इखलाकी तरबियत की बात हो रही है, कुरान और हदीस को समझने की बात हो रही है, इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी तो गुजारने वो की बात हो तरबियत तो रही है। हर पाकिस्तानी बच्चे की होनी चाहिए। हर एक की चाहिए। अच्छा, ये जो निज़ाम है ये उस पहलू से खाली है, और वो जो है वो जदीद तकाज़ों से खाली है। कागज़ों से खाली है। लेकिन हमने इनके अंदर जो खलीज बना दी, एक दूसरे से जो खौफ और डर बना दिया कि ये एक दूसरे में इंक्लूजन पे तैयार नहीं, मिल बैठने को तैयार नहीं है। मिल बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर एक समझता है कि अगर मैं इसके साथ बैठा तो मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ रोल है रियासत का कि रियासत प्रोएक्टिवली इन तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाए अपने साथ मिलाए। और इन सब को तहफ़्फ़ुज़ तो रियासत के ये साथ काम मिलाए। कर रही है, इसने कोशिश की है। रियासत हर निज़ाम को अपनी जगह रख के चलाने की कोशिश कर रही है। अगर आप इनको इंक्लूजन की कोशिश ही नहीं हो रही। इंक्लूजन की कोशिश नहीं हो रही। सोसाइटी बनेगी जब सोशल इंक्लूजन आएगी। सही। अब हम ये क्या कर रहे हैं कि हम फ़िरकों में लोगों को तैयार कर रहे हैं, वही उनकी पहचान बन रहे हैं। जब बाहर आना है तो सोसाइटी में इकट्ठे रहना है, तो वो तो हमने कभी सिखाया ही नहीं। नहीं, लेकिन वो तो सारी उम्र के लिए सेग्रीगेटेड सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। इसलिए कि उनकी तरबियत ये नहीं हुई ना कि जो लोग अंग्रेज़ी स्कूलों में उनकी तरबियत वो हो गई, जो उर्दू में पढ़े उनकी तरबियत देसी हो गई, और जो मदारस में पढ़े उनकी बिल्कुल एक और माहौल के अंदर तरबियत हो गई। तो ये आपस में तो एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। तैयार ही नहीं है। तीनों के रोल भी मुख्तलिफ तय हो गए। आगे इनके जॉब कैरियर पाथ जो हैं वो भी डिफरेंट अलग अलग हो गए। तो हमारा तो ख्याल ये था कि जब यकसा निज़ाम तालीम की बात होगी तो इन तमाम निज़ामों को एक जगह मिक्स करके एक ऐसा कामन निज़ाम लाने की कोशिश होगी जो पाकिस्तान का गरीब से लेके अमीर तक, बच्चियों से लेके बच्चों तक, बिल्कुल सही है। आम बच्चों से लेके स्पेशल बच्चों तक, एक देहात से लेके शहर तक, हर जगह एक ही बात होगी, एक ही सलाहियतों में बात होगी। हर बच्चा जो 5 ग्रेड पास करके निकलेगा उसमें वो जो सेट ऑफ स्किल्स है वो सेम होगा। कम वो से कम सलाहियत- स्कूल लेवल पर तो सेम हो ना। यस, उसके बाद जो स्पेशलाइजेशन है वो हायर एजुकेशन में वो होती बाहर में जाएगी। होती रहे। किसी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आलिम दीन बनना है, बन जाए। अब देखिए हम प्राइमरी स्कूल में 2 काम कर रहे हैं ना। पहला कि हम अपने लिटरेसी के टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश सही। कर रहे हैं। दूसरा, हम उसकी फाउंडेशन बना रहे हैं, क्योंकि ये 5वीं वाला 6ठी वाले के लिए इनपुट के तौर पे जाएगा। जो प्राइमरी स्कूल की प्रोडक्ट है वो
आगे मेरे एलिमेंट्री स्कूल के लिए बिल्कुल सही। उसकी इनपुट है, इनकी प्रोडक्ट है उनकी इनपुट है, इनकी आउटपुट है उनकी इनपुट है। तो मुझे वो भी उनको अच्छी इनपुट देनी है कि उसमें जाए तो फिर वो आगे स्मूथ चलता जाए। और हायर एजुकेशन की तरफ से ये शिकायत तो अक्सर होती है कि हमारे पास अच्छा जो है वो नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, इनपुट। वो इनपुट नहीं अच्छा आ रहा। अब उसकी रीज़न ये है कि हायर एजुकेशन के भी आज तकाजे बदल गए हैं। अब आज रटे वाली बातें और वो एम्प्लॉयर मांग ही नहीं रहा। अच्छा, अब हायर एजुकेशन में हम मकसद ही ये ले रहे थे कि ये लोग स्पेशलाइज्ड होंगे और स्पेशलाइज्ड काम करेंगे जाके, लेकिन उन स्पेशलाइज्ड कामों के लिए जो स्किल सेट था वो हमने कहीं नीचे से इंड्यूस ही नहीं किया। उनमें से बहुत सारी बातें इधर आके नहीं डेवलप होंगी, अब वो पहले होनी थी। वो पहले होनी थी। उसका जो हमने लव फॉर लर्निंग वो पीछे डेवलप करना था, जी बिल्कुल सही है, उसके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड्स को हमने शेप अप पीछे करना था। बिल्कुल सही है। उसके अंदर जो बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने वहाँ देने थे। जो सोचने की उसको हमने आज़ादी फ़िक्र देनी थी वो हमने वहाँ देनी थी। हमारा जो सिस्टम चल रहा है ये सवाल को डिस्करेज करता है, बिल्कुल सही है। इसलिए कि सवाल का फिर जवाब देना पड़ता है। अब जवाब के लिए सवाल का अच्छा होना ज़रूरी है। अब हम जवाब चूँकि देने के मूड में नहीं है, हम कहते हैं कि जवाब हम क्यों दें, आप सवाल ही ना करो। सही है। फिर क्या करो, हम कहते हैं ये जो लिखा हुआ एक मेरे पास स्क्रिप्ट है इसको रट लो, फिर ये मुझे आप पर सवाल के बगैर सही मानों में तालीम आगे बढ़ नहीं सकती। सर तालीम का तो मकसद ही ये है ना कि लोगों को इस काबिल बनाना कि वो सोच सकें, वो समझ सकें, सोचेंगे, अपने जहन में सवाल बनाएंगे, सवाल पूछने की हिम्मत और हिम्मत जो करेंगे करेंगे और उसका एक मुनासिब जवाब फिर उन्हें मिलेगा माशरे की तरफ। और सवाल पूछने का भी ढब सीखेंगे। ये चीज़ जाहिर है, हमारे नौजवान बाज़ कोशिश करते हैं सवाल करने की, लेकिन वो चूँकि उनकी तरबियत ही नहीं उनकी तरबियत नहीं हुई, हम्म। तो जवाब देने वाला ये समझता है कि जैसे इसने मेरे माथे पे पत्थर मारा है, तो वो इतना ही फिर आगे से वो भी रिएक्ट करता है। तो फिर जो बाकी होते हैं वो सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मेरे जहन में ये आ रही है कि पब्लिक सेक्टर की जो एजुकेशन है, जो सरकारी स्कूल हैं, ज़रूरत तो इस बात की थी ना कि उसमें वसाइल बढ़ाए जाएं, टैक्स पेयर मनी को एक तरजीह के तौर पर स्कूलों पर खर्च किया जाए, हमारी कौम जो है वो पढ़ी लिखी हो जाए। अभी देखने में तो ये आया है कि भाई इन स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है और इस बात से हाथ खड़े किए जा रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर के बस की बात नहीं है, पब्लिक सेक्टर शायद फेल हो गया है इन स्कूलों को चलाने में। इस आउटसोर्सिंग पे आप क्या कहेंगे? हज़ारों स्कूल पंजाब में आउटसोर्स हो चुके हैं। सर ये तो हम एक ऐसे अलमिया की तरफ जा रहे हैं जिसकी कीमत हमें बहुत बड़ी अदा करनी पड़ेगी। अगरचे ये स्लोगन बड़ा अच्छा लगता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, अगर ये बड़ा अच्छा लगता है कि हमने अपने वसाइल बचा लिए हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है कि इस पे खर्चा ज़्यादा था तो हमने दे के जान छुड़ा ली है, लेकिन कौमों की अगर हम हिस्ट्री देख लें, डेवलपिंग से लेके एडवांस टेक्नोलॉजिकल जो आज वर्ल्ड लीडर्स नेशंस हैं, किसी ने भी तालीम उसको प्राइवेटाइज नहीं किया, प्राइवेटाइज नहीं किया। नहीं किया। इसलिए कि तालीम है जिसने नज़रिया हयात सिखाना है, तालीम है जिसने आपके सोशल नॉर्म सिखाने हैं, सही। तालीम है जिसने आइडियोलॉजी सिखानी है, तालीम है जिसने नेशनलिज्म डेवलप करना है, तालीम है जिसने कौम बनानी है, तालीम है जिसने आपको अफराद का एक ऐसा समुंदर तैयार करके देना है कि जो ना सिर्फ आपके मसाइल के लिए काम करे बल्कि वो सर्विसेज दुनिया को भी दे। तालीम है जिसने इंसानों को इंसान बनाना है, तालीम ने ही इंसानों को माशरे में रहना सिखाना है, सही। तालीम ने बर्दाश्त पैदा करनी है। आज हमारा मसला है अदम बर्दाश्त। वजह क्या है कि हमने कभी उसे बर्दाश्त करना सिखाया ही नहीं। सिखाया ही नहीं। आज हमारा मसला है करप्शन। तो डॉक्टर साहब, ये सारी जिम्मेदारियां तो थी ना पब्लिक सेक्टर की, इसको प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ के खुद फारिग हो जाना, क्या ये मुझे तो लगता है कि आइनी माहिरीन इस पे बेहतर राय देंगे, ये तो आइन की भी वायलेशन है कि जब आइन ये कहता है। और फिर अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो ये तो रियासत की ज़िम्मेदारी है तालीम देना, सही। इसलिए कि रियासत बेहतर फैसला करती है कि उसने अपने आइंदा आने वाली नस्लों को कैसे तैयार करना है। कैसे तैयार कर। जब हम प्राइवेट को दे रहे हैं और प्राइवेट में हमने बहुत बड़ा ऐसे बिजनेस वेंचर बना दिए, बिजनेस वेंचर के तौर पे लोग इसमें आ गए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं कि जिन लोगों का तालीम के साथ कोई अपना ज़ाती लेना देना नहीं है, दे आर गुड इन्वेस्टर्स। उनके तो मकासद ही फिर क्लियर नहीं है, उनके तो सिर्फ पैसा कमा। उनका तो पैसा लगाए, पैसा कमाए। अब वो पैसा लगा के पैसा कैसे कमा रहे हैं, वो तो एक कमोडिटी बेच रहे हैं, लेकिन तालीम तो कमोडिटी बेचने का नाम। अच्छा, बज़ाहिर तालीम को अट्रैक्टिव करना और ऐसी जो है ना वो दिखावे के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ करना,
उनका मकसद शायद तालीम देना नहीं है। वो तो सर देखिए, उनका मकसद जब स्टेट अपना मकसद छोड़ के उन पे डाल रही है, तो उनके पास तो कैपेसिटी नहीं है। और आज भी अगर पाकिस्तान की आवाम को तालीम की बुनियादी सहूलत से रास्ता करना है, तो स्टेट को ये ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी। स्टेट रन स्कूल के अलावा कोई स्कूल 3.25 करोड़ को ला नहीं सकता, आए उनको रोक नहीं सकता, बल्कि ये आने वाले दिनों में 3.25 नहीं रहेगा, अब ये तो बढ़ रही है। बढ़ रही है। और स्कूल जाने की सहूलत हम ख़त्म करते जा रहे हैं, इसलिए कि आज भी तो हमारे बहुत सारे लोग खते गुर्बत से नीचे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सफ़ेद पोश हम कहते हैं, जो बेचारे ब्रेड एंड बटर के लिए उनके पास इतने नहीं है कोई इस पे इन्वेस्ट भी करें, उनके बच्चे इधर लग जाएं, उनके बच्चे पढ़े हैं। उनके बच्चे पढ़े। अच्छा, फिर हमने तालीम को इतना कंसाइज वो कर दिया ना, कैप्सूल्ड, कि हमने सिवाय मैट्रिक करने के किसी हुनर की तो बात ही नहीं की। सही। मैट्रिक कर लें, इंटर कर लें, बीए कर लें, फिर ईयर पे आ जाएं, आगे डिग्रियां ले लें, लेकिन हमने इसमें कहीं नहीं देखा कि क्या हर बच्चे के लिए डिग्री करना, हायर एजुकेशन में जाना लाजम है, या हम उसको भेजें जो इस काबिल है। नहीं तो आप समझते हैं कि स्कूल लेवल का जो बच्चा है उसकी कैरियर काउंसलिंग उसी लेवल पे होनी चाहिए? उसी लेवल पे, सिर्फ कैरियर काउंसलिंग नहीं, उसके पेरेंट्स की भी कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसलिए कि बहुत सारे फ़ैसले हमारे यहाँ वालिदैन करते हैं। अब वालिदैन और असातिज़ा और बच्चा जब तक ये तीनों ट्रायंगल के कॉर्नर एक सेट पे बैठ के, एक टेबल पे बैठ के एक दूसरे को नहीं देखेंगे, एक दूसरे के बारे में मुशावरत नहीं करेंगे, और उस्ताद ही वो इस काम का की स्टेक होल्डर है, जिसके पास विजन भी ज़्यादा होगा, जिसके पास अवेयरनेस भी ज़्यादा है, जिसने उसकी लर्निंग कॉम्पिटेंसीज को भी ज़्यादा। इसका कोई इंतजाम ऐसे है हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में तो नहीं है। नहीं है। अपने तो अगर कोई उस्ताद कर रहा है तो उसकी मेहरबानी है, उसकी ज़ाती कोशिश है। उसकी ज़ाती कोशिश है। अदरवाइज़ हमारी पॉलिसीज़ बड़ी शानदार है। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आई, उसमें वोकेशनल एजुकेशन थी, जहाँ हम बच्चों को अच्छा, आप देखो, ये कह रहे हैं, आपने पहले भी जिक्र किया, आप ये फरमा रहे हैं कि हम पॉलिसी के हद तक बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। हम ठीक जा रहे हैं। हमारी पॉलिसीज़ जो हैं एजुकेशन की वो बड़ी आइडियल होती हैं, बड़ी अच्छी नहीं, आज भी हमारी पॉलिसी जो मसला इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन में है। आज भी हमारी पॉलिसी कहती है कि आपको इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस लेके आनी है सारी स्कूल्स के अंदर भी, कि आपने डाइवर्सिटी को कैसे कैटर करना है, आपने किस तरह से हर बच्चे का एहतराम और इज़्ज़त नफ्स को कैसे लेके आगे बढ़ना है। आज भी आपने एक सेफ़ एंड सिक्योर माहौल एक बच्चे को कैसे देना है। आज भी उसको आपने घर के करीब तरीन ये सहूलत कैसे देनी है। अगर डॉक्टर साहब हम थोड़ा सा इसका करें ना, एक सर्वे, ऐसे गाँव जहाँ पे उस गाँव में प्राइमरी स्कूल था, वहाँ आपको मेजॉरिटी प्राइमरी ज़रूर मिलेगी। सही है। जिस गाँव में हाई स्कूल था बच्चियों का, वहाँ आपको 90% प्लस बच्चियाँ मिलेंगी जो मैट्रिक तक पढ़ी हैं। बिल्कुल सही है। इसी तरह से वो कर सकी है मैट्रिक या नहीं, लेकिन स्कूलिंग उन्होंने मैट्रिक तक ली है। अब एक बच्चा जो हमारे पास अभी 10 साल का है और उसको 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना है, फिर उसको वापस आना है, फिर आज के दौर में उसकी जो ट्रैवल कास्ट है, तो वो नॉन अफोर्डेबल होती जा रही है। फिर उसने वहाँ जाके रास्ते के जो मसाइल है उसके, सेफ्टी सिक्योरिटी के आज के जो हैं, तो आज तो दुनिया सारी इस पे चली गई है कि आपने नियर बाई स्कूल को इम्प्रूव करना है। अगर हम सिर्फ एक बात हमारी स्टेट गवर्नमेंट ये पकड़ ले कि मुझे नियर बाई स्कूल को इम्प्रूव करना है, सही। लाहौर की सड़कें आपको खाली नजर आएंगी, बिल्कुल सही है। सुबह भी और दोपहर को भी। लोग अपने गांव में अपन बच्चों को पढ़ाएंगे। आज हमारा मसला बन गया ना पोल्यूशन, एनवायरनमेंट का मसला बन गया। किस जी। वजह से? कि सुबह सारा जान मोटरसाइकिल और गाड़ियां लेके सड़कों पे है, मॉडल टाउन शहर में आना चाहता बच्चा उठाता है, शादरे छोड़ के आता है, शादरे वाला उठाता है, वो डिफेंस छोड़ के आता है। जब मेरे हर मोहल्ले का स्कूल, हर गांव का स्कूल इम्प्रूव है, और उसकी वही फैसिलिटी है जो लाहौर में मिल रही है, और वही उसको पतों में भी मिल रही है, वही उसको दूर दराज राजनपुर के स्कूल में मिल रही है। कोई पेरेंट्स ये प्रेफर नहीं करते वो बच्चे को दूर छोड़ने जाए। सही। जहाँ क्यों रहे हैं? क्वालिटी के लिए, सर्विसेज के लिए। तो इससे हमारा ये जो इस वक्त का एनवायरनमेंट का मसला है ये भी हल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने खुद बात कर दी गर्ल्स एजुकेशन की। हमारी बच्चियों के लिए जो एजुकेशन है, बड़े अफसोसनाक फिगर्स हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में कि बच्चियों के स्कूल कम है, बच्चियों की एक्सेसिबिलिटी कम है। क्या अभी भी हम बतौर माशरा समझते हैं कि हमें बच्चियों के लिए कम वसाइल रखने चाहिए? ये क्या एक दोगलापन है हमारी सोसाइटी का? सर इस वक्त ज़ुबानी कलामी तो हम कहते हैं बच्चियों को भी पढ़ाना है, आना चाहिए। इस्लाम भी कहता है कि हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है,
और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी हैं, जदीद होने का भी कुछ दावा तो करते ही हैं। अभी भी बच्चियों के स्कूल बच्चों से कम है, अभी भी एक्सेसिबिलिटी बच्चियों के लिए कम है। इसमें हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ का मसला है ना, पब्लिक का नहीं। पब्लिक में आप देखें तो ये अवेयरनेस आज के दौर में ज़रूर हो गई है। एक मज़दूर भी चाहता है मेरी बेटी पढ़े, एक मज़दूर भी चाहता है मेरा बेटा मज़दूर ना बने, एक पीएन भी चाहता है कि मेरा बेटा इस इदारे का कल अफसर बन के यहाँ आए। वो बिल्कुल इस बात पे नहीं राज़ी कि मेरी आने वाली नस्ल भी पीएन ही हो। ये शौक़ है उनका। अब अगला मसला है सप्लाई का, कि क्या हम वो सर्विसेज उनको डोर स्टेप्स पे दे रहे हैं? सही। वो हम नहीं दे पा रहे। जब नहीं दे पा रहे तो फिर नहीं डॉक्टर साहब, ये मान लिया कि हमारे पास वसाइल कम है, ये मान लिया हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन ये कैसे हम मान लें कि जितने भी हमारे पास पैसे थे वो हमने बच्चों की तालीम पर खर्च किए और बच्चियों पर नहीं किए या कम किए? ये कैसे हो गया हमारे मुल्क में? असल ये हैरानकुन बात तो ये ये है। हैरानकुन बात है कि हमारे लिए तो दोनों बराबर थे। जी। हमने किया गांव में बॉयज़ का स्कूल इधर खोल दिया, लड़कियों का अगले में खोल दिया। उससे क्या हुआ कि लड़कियां वहां जा नहीं सकती, लड़कियां वहाँ नहीं जा सकती, लड़के जा सकते हैं, दूसरे लड़के गाँव। जा सकते हैं, वो चले गए। अब पेरेंट्स ने कहा कि भाई इसको वहाँ कैसे भेजें, क्योंकि सेफ्टी और बच्चों की बच्चियों को सिक्योरिटी दूसरे गांव में भेजना ज़्यादा मुश्किल ये है। ज़्यादा मुश्किल है, और आज के दौर में और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जी ऐसे ही। पहले के मसाइल ये थे कि ट्रैवलिंग नहीं थी, हाँ, बच्चों को पैदल जाना पड़ता। अब सिक्योरिटी नहीं है, अब मसाइल बदल गए। उनकी सिक्योरिटी का अब सिक्योरिटी मसला हो गया है। सेफ्टी का मसला उनका बन हम्म, गया है। अब जितने चाइल्ड अब्यूज़ और इस तरह के मसाइल जो पेरेंट्स रोज़ सुनते हैं, उसने भी खौफ पैदा किया है। सही। तो हम इत्मीनान देने में भी किसी हद तक लगता है माँ बाप को नाकाम रहे, और स्कूल देने में भी नाकाम रहे। तो अगर आज भी हम ये फैसला कर लें कि हम और कोई काम ना करें, कहीं इन्वेस्ट ना करें एजुकेशन में, सही है। गवर्नमेंट फैसला कर ले कि हमने इन 5 सालों में पंजाब के या पाकिस्तान के एक एक गांव में स्कूल इस्टेब्लिश करना है, और वो स्कूल उतना करना है जितने की उसकी ज़रूरत है। ये नहीं कि कमरा बना दिया और का स्कूल बन गया है, या कोई जगह एक जो थी वो डेडिकेट कर दी तो का स्कूल बन गया है। सही। बल्कि हमें देखना पड़ेगा कि मुझे 5 क्लासेस चलाने के लिए आज के जदीद दौर में कितने क्लासरूम्स चाहिए। सही है। मुझे वो बेसिक फैसिलिटीज, अब मेरा स्कूल ऐसा बनता है कि बिल्डिंग बन जाती है, वॉशरूम नहीं बनता, पानी वाला नहीं लगता नल का, वो हम डोनेशन ढूंढ रहे होते हैं, सारा कुछ होता है, बिजली नहीं लगती, सारा कुछ हो गया है, हम कम्युनिटी को बावर नहीं करा पाए कि ये स्कूल आपका है। सही है। आज भी हम कहते हैं सरकारी स्कूल है, भाई सरकारी स्कूल है तो फिर क्या करें, कहते सरकार इसकी हिफाजत करे। हालांकि हमें तो ये ओनरशिप देनी थी उनको देनी थी, इसलिए कि सरकार ने तो पढ़ना नहीं, वो हम नहीं दे पाए। वो तो सरकार ने फैसिलिटी दी उनके बच्चों के लिए। सही। तो प्राइमरी तो वो स्कूल था उस लोकेलिटी का, सही। और उन्होंने ही उसकी हिफाजत करनी है, उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, उन्होंने उसमें रंग भरना है, उन्होंने ही अपने बच्चे वहाँ पढ़ाने हैं, उन्होंने ही उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी करनी है। तो ये भी एक गैप रहा, और जो सरकारी हमने सेटअप बनाया वो हमने कहा कि हम कोई और चीज़ है। सही। जिनके लिए था उनको हमने ओनरशिप नहीं दी। अगर ओनरशिप हम देते भी हैं तो वो इस अंदाज में देते हैं कि ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर कोई इंस्पेक्शन के लिए आ गया। सही है। हालांकि ऐसा तो नहीं था तो ये कि इन दोनों ने मिल के मिलकर निज़ाम के चलाना, अपनी एक नस्ल को प्रमाण चढ़ाना था, आगे करना था। जिसमें नाकामी हो रही है। आज भी इस मसले का हल ये है कि कि दोनों को एक जगह बिठाया जाए, इन दोनों को बिठाया जाए, और जो एक प्राइमरी स्कूल की ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मिनिमम लेवल पे उतने क्लासरूम्स, वो आईटी की फैसिलिटीज़, उतने उतने असातिज़ा। मतलब आज भी हम देखें ना, जब फिगर्स आते हैं, फिगर आता है जी हमारी तो रेशो है 135 या 140, तो स्कूल में कितने बच्चे हैं जी 40, तो ठीक है एक उस्ताद दे दे। हमने ये कभी सोचा नहीं कि वो 40 एक नहीं है, 1 यूनिट नहीं है, वो 6 डिफरेंट ग्रुप्स के 40 हैं। ऐसे ही है। और फिर हर ग्रुप के अंदर 5-6 सब्जेक्ट है। अब जब एक उस्ताद पे छोड़ते हैं वो कहता है ठीक है मेरे से चलवा ले, वो उतना ही करता है जितना कि वो 4 लड़कों से कर सकता है। अच्छा, नतीजा क्या निकलता है कि वो जो ट्रस्ट था स्कूल पे, जो हमें लॉस हुआ वो ये कि आज मेरे पब्लिक स्कूल पे जो कम्युनिटी का ट्रस्ट था ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। और ये किसी भी निज़ाम की तबाही के लिए सबसे जो की इंडिकेटर है वो ये है कि जिनके लिए है वो उस पर एतमाद ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जितनी भी तजावीज़ हमने डिस्कस की हैं इन सब के लिए वसाइल चाहिए,
और हुकूमत ये कह के तो फारिग हो जाती है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, लोग टैक्स नहीं देते, हमारी इनकम कम है, मुल्क गरीब है और ख़त गुरबत से नीचे बहुत सारे लोग हैं, हम उनको रोटी खिलाएं या हम उनको एजुकेशन दें। अब यहाँ ना एक डिबेट है, वो जैसे अंडा और मुर्गी की डिबेट है ना, कि पहले कौन सा स्टेप हो। इस डिबेट में ये है, बाद लोगों का ये ख्याल है कि पहले मुल्क तरक्की करते हैं मुआशी तौर पर, जैसे भी करें, लूट मार करें, इंडस्ट्री लगाएं, कुछ भी करें, या फ़ौज कशी करें दूसरे मुल्कों पे और वो अमीर हो जाएं, उसके बाद एजुकेशन वगैरह की तरफ सोचते हैं। और इसमें दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं, आप अपना पेट काट के, सड़कें बाद में बन जाएंगी, नालियाँ बाद में बन जाएंगी, सोलिंग बाद में लग जाएगी, आप एजुकेशन दें बच्चों को, उससे फिर आपकी मईशत खुद ही ठीक हो जाएगी। तो इसमें आप क्या कहते हैं, ये डिबेट है ना कि पहले मईशत बाद में एजुकेशन, एजुकेशन या पहले एजुकेशन बाद में मईशत, आप क्या कहते हैं? मैं तो समझता हूँ सर, इसमें ना जो बड़ा मसला है ना, वो हमारी विल का है, हमारी प्रायोरिटी क्या है। हम इतने भी गरीब नहीं हैं कि जितना हमने गुर्बत को अपने ऊपर सवार। यानी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मुआशरा हम- मुआशरा अगर ओवरऑल ओवरऑल मजमूई तौर पर ये चाहे, देखिए, जब स्टेट चाहेगी, पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ा सकता है मुआशरा। जब स्टेट चाहेगी ना, तो इतने वसाइल हैं, इतने वसाइल हैं, हमारे वसाइल को कहीं मिसमैनेजमेंट की दीमक लगी हुई है, कहीं हम उनसे वो काम करवाना चाह रहे हैं जिनका काम है नहीं। स्कूल वाले चलाएंगे तो स्कूल चलेंगे, स्कूल अगर आप उनसे चलवाएंगे जिनका काम स्कूल चलाना नहीं, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि आपका उस्ताद रुल गया, आपके उस्ताद को सड़कों पर डड्डे पड़ते हैं, आपके उस्ताद को छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए सड़कों पे आना पड़ता है, आप उसको फिर जो जलील करते हैं, मीडिया ट्रायल जो उसका होता है, वो इस काबिल ही नहीं रहता कि वो कल जाके अपने स्टूडेंट्स को फेस कर सके। तो ये मेरी प्रायोरिटी। डॉक्टर साहब, उस्ताद की हमने हौसला शिकनी की है कि वो उस्ताद ना बने। स्कूल लेवल का जो उस्ताद है, एक ज़माना था लोग अपने गांव में, देहात में या अपने गली मोहल्ले में बड़े मोअज़्ज़ज़ कहलाते थे। ये स्कूल के उस्ताद थे होती उनके पास साइकिल थी, और साइकिल भी किसी किसी के पास होती थी, बहुत सारे तो पैदल फिरते थे, लेकिन उनकी इज्जत पूरे इलाके में थी। आज जो उस्ताद को सड़कों पे रुलना पड़ रहा है और वो हुकूमत से डंडे खा रहा है और मीडिया में उसको जो है वो ख़राब किया जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैसेज दिया जा रहा है सोसाइटी को कि अब स्कूल का उस्ताद ना बने। ये मैसेज हमने दो तरह से दिया। एक तो हमने उस्ताद की ज़रूरियात और उसको, जो उसका एक डिग्निटी और वक़ार था, हम उसको उस मयार पे तोल नहीं सके कि हम दुनिया उस्ताद को किस नज़र से देखती है। सही है। ये उस्ताद ये एक ऐसा एक फ़र्द है इस माशरे का जिसने अफराद साजी करनी है, जिसने ज़िंदगियाँ बदलनी हैं। आज चेंज की बात होती है, पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे भी होती है, इदारे भी करते हैं, इम्प्रूवमेंट की बात भी करते हैं, लेकिन चेंज नहीं आ सकती किसी सिस्टम के थ्रू भी जब तक उस्ताद नहीं चाहेगा। था जो सबसे मौसर चेंज है वो आएगी थ्रू उस्ताद, थ्रू क्लासरूम, थ्रू लैब, वो वहाँ से आनी है। सही। और वो तब आएगी जब उस्ताद आपका फुल टाइम उस्ताद होगा। सही। अगर आपको उस्ताद को एजुटेशन भी प्लान करना पड़े और उसको अपनी पेंशन के लिए भी सड़कों पे जाना पड़े और उसको ये लगे कि मेरा और मेरी सरकार का आपस में एक दूसरे के, हम दो अपोजिट पार्टियां हैं, तो बहरहाल ये तो एतमाद देना पड़ेगा स्टेट को कि हम कम से कम उस्ताद पे ये सारे कदगने नहीं लगाएंगे। जब मेरा उस्ताद इतना खुशहाल होगा तो सोचेगा पढ़ाने का, लेकिन अगर उस्ताद को साथ 6 पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी पड़े और फिर मैं कहूँ अल्टीमेट सफरर वो बच्चा है, बच्चा है, और बच्चा जिस तरह का तैयार होगा उसका अल्टीमेट सफरर जो है वो पूरी वो सोसाइटी। पूरी सोसाइटी है। और फिर अल्टीमेट लास्ट में कौन जाएगी? स्टेट, जाहिर है, मुल्क जाएगा लास्ट, जाहिर है। दुनिया सारी ने सर यानी पूरी सोसाइटी के जो तारों पौधे हैं वो बिखर जाएंगे। बिखर जाएंगे। दूसरा, हमने जो काम किया, हमने उस्ताद पे ट्रस्ट नहीं किया। हम्म। ये सबसे बड़ा जो दूसरा हमारा नाकामी की वजह है। आज हम तो डॉक्टर साहब, पॉलिसी मेकिंग में उस्ताद का रोल होता है कोई? बहुत सारे उस्ताद से तो कभी पॉलिसी शेयर ही नहीं हुई, अच्छा, उनको तो कभी उस डिबेट में हमने नहीं लिया। उनको नहीं साथ बिठाते कि आप बताएं भी, आप क्या कहते हैं कि अगर पॉलिसी तो कैसे बताते भी हैं ना तो सेरेमोनियल्स है वो। जब अच्छा, एक इफेक्टिव किस्म का इनपुट नहीं लिया जाता उस्ताद से। उस्ताद भी तो मैं कह रहा हूँ कि जब तालीम को चलवाएंगे ना तालीम वालों से, हाँ, तो फिर आपको वो सही सोल्यूशन बताएंगे। सही है। जब आप उनको एक इम्पोर्टेड सोल्यूशन बारोड किसी से लेके थ्रू आपके ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स स्ट्रक्चर्स वो इम्पोज कर देंगे, तो जिसने काम करना था उसकी विलिंगनेस को तो आपने गेज ही नहीं किया। क्या सही है। ना वो आपने डेवलप की, ना आपने उसको वो इकोसिस्टम दिया। सही।
कि उसका एक ऐसा इकोसिस्टम देते कि जिसमें वो ला के चल पड़ता। आपने वो भी नहीं दिया। आपने तो कहा भाई ये करो, अच्छा नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर आपने इतने स्ट्रक्चर खड़े कर दिए उसके ऊपर जिनकी कास्ट उस्ताद से कहीं ज़्यादा है। यानी उस्ताद पे ट्रस्ट ना करके हमने उसको कहा कि नहीं ये काम ठीक नहीं करेगा, तो इससे ठीक करवाने के लिए क्या है, फिर हमने ऐसे निगरानी का कोई निज़ाम बना दिया, कोई उसके ऊपर अफसर, फिर उसके अफसर के ऊपर ऊपर एक अफसर। फिर उनको चेक करने के लिए और उधर से आ गए, फिर उनको चेक करने के लिए थर्ड पार्टीज आ गई। तो ये हमने एक ऐसा निज़ाम बना लिया कि जो मैं समझता हूँ कि ये सारी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। हमें कुछ सालों के लिए बैठ के तो नए सिरे से नए सोचना सिरे चाहिए से इसको सोचना पड़ेगा, कि ये सारा और सिस्टम ये कैसे जितना ठीक हो। पैसा ड्रेन आउट हो रहा है इन एक्टिविटीज़ पे, उस सबको लगाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सही जब तक प्राइमरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, सही प्राइमरी स्कूल को हम कॉम्पिटेंट ट्रेन टीचर नहीं देंगे। सही। हमें जो दूसरा मसला आया, स्पेशली पब्लिक सेक्टर में तो उतना नहीं था, लेकिन इसमें भी आया, प्राइवेट सेक्टर में भी हमें आया, वो ये आया कि हमने उस्ताद किसको होना चाहिए इसको भी सोचे, ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको ना सोची कि उसके एप्टीट्यूड हो, उसकी ट्रेनिंग हो प्रॉपर। अब बहुत सारी स्किल्स उसने सीखनी है ना जी। अच्छा, अब हुआ क्या कि प्राइवेट सेक्टर में तो पहले ही ट्रेनिंग कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सवाए कुछ बड़ी बड़ी केन्स को बड़ी छोड़ चेंज को छोटों का तो जो जान महंगे था वाले कि जहाँ कोई मिल गया ले लिया। लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो मसला में आया वो ये आया कि हमने यकसर अपनी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी से वो तब्दील कर ली। सही। किसी के जहन में आया, तब्दील हो गई, जिसमें हमने वो जो टीचर ट्रेनिंग का कंपोनेंट था उसको जिसे कंपलसरी होना चाहिए था, उसको हमने ऑप्शनल पे डाल दिया। सही। अब जब हमने उसके ऑप्शनल पे डाला है तो हुआ ये कि जो हमारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस थे, अब वो क्या करें, उनके ग्रेजुएट्स कहाँ जाएं जो आपने प्रॉपर ट्रेन ही इस काम के लिए थे, जिन बच्चों ने दाखला इस वजह से लिया कि वो टीचर वो बनेंगे। मुस्तकबिल में टीचर बनना चाहते हैं, उनको टीचर नहीं बनाया जा रहा, उनको नहीं बनाया किसी और को बनाया जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि कोई कंटेंट की डिग्री ले आए, हम उसको ट्रेनिंग दे देंगे खुद ही। सही। अच्छा, जब आप खुद ही ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो ट्रेनिंग्स भी आपके मुयसर नहीं है, इसलिए कि जो उसने एक डेडिकेटेड माहौल के अंदर ट्रेनिंग लेनी थी, साल की लेनी थी, जिसमें उसने उसके साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट सीखनी थी, क्लासरूम मैनेजमेंट सीखनी थी, असेसमेंट के वे सीखने थे, करिकुलम सीखना था, क्लासरूम प्लानिंग सीखनी थी, डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करना है, स्पेशल नीड बच्चों को अपने साथ मैंने कैसे लेके चलना है, और जो वो सारी की सारी ऑप्शनल हो गई। वो सारी ऑप्शनल पे चली गई। तो अब आपने क्या किया, आपने उस तरह के टीचर लेके रखे, फिर उन्हें कहा कि आप जैसे तैसे है आप हमें ला के दे दें कहीं से सर्टिफिकेट डिग्रियां। उन्होंने कहीं ऑनलाइन, कहीं डिस्टेंस लर्निंग, कहीं किसी ने लेके वो कर दी। तो वो जो इफ़ेक्टिव प्री सर्विस थी हमने उसको भी खुद ख़राब कर लिया, और जो पैसा हमारा लग रहा है इस वक्त स्टेट का जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस पे हैं उसकी प्रोडक्ट को हम कहीं ला ही नहीं रहे, इसलिए हम कहते हैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी फाइनल हो गई, मैच हो गया। ये मिसमैच हो गया। फिर हमने अगला ये काम किया कि हमारी जो अपनी ट्रेनिंग थी वो हमने देनी शुरू कर दी जिनका वो काम नहीं था। उन्होंने कहा ये हमारे ज़ुम्मे हम देंगे। भाई यूनिवर्सिटियों को किस काम के लिए रखा आपने? सही। ये ट्रेनिंग आप उनके ज़ुम्मे लगाएं, आप उनको पार्ट टाइम 1-1 2-2 घंटे के लेक्चर दे के तो ट्रेन नहीं कर सकते। सेरेमोनियली बड़ा अच्छा है, खबर अच्छी बनती है इसकी, बजट इस पे अरबों का तस्वीरें अच्छी उतर जाएंगी। ये अच्छी उतरती हैं, लेकिन क्या दुनिया का यही मॉडल है? सही। जिस टीचर को मुजफ्फरगढ़ से आना है ट्रेनिंग लेने, हफ्ता 2 हफ्ते की यहाँ, जिसमें आके वो इस सिस्टम के अंदर ही फिट अप अभी अपने आप को वो हाँ। कर नहीं रहा, इसके साथ मैच नहीं हो रहा उसका, पीछे उसके मसाइल और हैं, यहाँ और हैं। तो हमने कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एक दफ़ा शुरू किया, लेकिन वो भी हमारी उसी चल के इंस्पेक्शन नाकामी का शिकार हुई। हमें तो ये बनानी थी एक बड़ी वेल प्लान्ड, और वो हमारी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती उसी की जगह पे। बिल्कुल सही है। हमने मेंटोरिंग का सिस्टम मुतारफ कराया, उसको वहां से उठा लिया, वो डिस्टर्ब हो गया, और जब डिस्टर्ब हुआ तो पीछे से उसकी क्लास भी फारुग हो गई। सही बात है। एक स्पेस खाली हो गई, पीछे बंदे 2 थे या 3 थे प्राइमरी स्कूल में, उनसे संभाला नहीं, उनमें से निकल गया तो पीछे भी खराबी हो गई, इधर जो आया ये पिछली फिक्र में रहा। चाहिए हमने मेंटोरिंग शुरू की एक स्टेज पे जाके, लेकिन मेंटोरिंग मॉडल हमारा चलते चलते इंस्पेक्शन मॉडल में बदल गया। उसका मकसद भी यही था कि इंस्पेक्शन की जाए, एवैल्यूएशन की जाए, एवैल्यूएशन असेसमेंट के चक्कर में डाल डाल दिया, बजाय इसके
कि उसको कोई बताया जाता कि आपकी क्लास के ये मसाइल हैं, बिल्कुल सही है। और बीइंग एक्सपर्ट या सीनियर मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपको एक डेमोंस्ट्रेट करके यानी दिखाता केस स्टडी मेथड होना चाहिए था, क्वालिटेटिव रिसर्च होनी चाहिए, होनी चाहिए थी वो उसमें, अप्लाई नहीं की, वो किसी ने अप्लाई सोचा ही नहीं नहीं। की। तो ये हम जो चंक्स में चल रहे हैं ना सर, सही। और दूसरा ये कि हर गवर्नमेंट आने के साथ पॉलिसी बदल गई, हर इंडिविजुअल जो इन आए मुख्तलिफ सीट्स पे पॉलिसी बदल दी गई, जो मिनिस्टर आए वो अपने अपने विजन के मुताबिक चले, तो हमारी किसी कंटिन्यूटी में हम चले ही नहीं। बिल्कुल सही। हम इधर से चले, इस ट्रेन से उतरे उस पे बैठ गए, उससे उतरे इस पे बैठ गए, पिछली उधर ही छोड़ दी, आगे से हमने नहीं पकड़ ली। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिर में हम बात करते हैं एक ये जो ट्यूशन कल्चर है, एकेडमीज़ हमारी नज़रों के सामने बड़ी फ्लरिश की, बहुत ज़्यादा काम हो गया, फोकस सारा जो है वो इम्तहान की तैयारी पर है, सही तरह से नॉलेज देना तो उनका मकसद भी नहीं है। तो ये ट्यूशन कल्चर पे आप क्या कहेंगे? असातिज़ा भी इसमें ज़्यादा बिजी हो गए, अपने अपनी सरकारी नौकरी जो है उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं रही, अच्छे असातिज़ा जो हैं वो ट्यूशन सेंटर्स में जाना शुरू हो गए, तो ये क्या कल्चर पाकिस्तान में बन गया? ये सर एक ऐसा, हम एक अजीब गर्दाव में फंसे हैं कि जिसमें हमारा जो असल मकसद था ना स्कूल का असल मकसद था लोगों को सीखने की सहूलत फराहम करना। सही। हमने उनको लर्निंग फैसिलिटीज़ वो देनी थी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी थी। सही। हमने वहाँ से उन्हें उठाया, हमने उनको डाल दिया एक मैराथन में, हम्म। और वो सारी मैराथन है नंबरों की, सही। वो सारी मैराथन है ग्रेड्स की। हम्म। जब उसमें डाला और आगे हमने जो उनकी एवेन्यूज़ रखे वो भी रख दिए उस कंपटीशन और मैराथन के। सही। मसलन इस वक्त एक बच्चा मैट्रिक करता है, फिर वो एफएससी करता है, फिर आगे वो इंजीनियरिंग में जाना चाहे तो अलहदा से कम्पीट करता है, सही। मेडिकल में जाना चाहे तो फिर अलहदा से कम्पीट करता है, जहाँ कोई बात नहीं उसकी स्किल की, सही। जहाँ के टेस्टों में कोई बात नहीं उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की, हाँ, तो वही मेमोराइजेशन, कोई बात नहीं उसके मॉरल डेवलपमेंट की। रट्टा लगाया कि नहीं लगाया। अब उसने नंबर लेने हैं, नंबर बाई हुक और बाई क्रुक लेने हैं, इसलिए एक नंबर है वो जिधर से भी आए। उनमें से एक तरीका ट्यूशन का कि ट्यूशन में उसको एक इंटेंसिव केयर मिलती है, और वो जो साथ देने इस वाले काबिल होता है कि इम्तहान में नंबर ले ले, यस बस वो उसको कोई नॉलेज को एक साइड पे रखे। ना वो लर्निंग नहीं हो रही, हम्म। बल्कि वो मेमोराइजेशन इतनी सिस्टमेटिक हो रही है, और वो बिल्कुल सारे की सारी टेस्ट ओरिएंटेड है। सही। और उसके नतीजे में हमारी आज क्लासरूम में जो टीचिंग हो रही है वो भी सारी असेसमेंट ओरिएंटेड है। सही। आज बोर्ड कह दे कि हमने ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं लेने, खत्म हो गया। हाँ, हमने कहा ये पूरा कंपोनेंट निकल जाएगा। हमने कहा कि हमने ऐसे टाइप क्वेश्चंस नहीं लेने, हम शॉर्ट क्वेश्चंस लेंगे। आज हमारे बच्चे 2 सफ़े लिखने के भी काबिल नहीं है। काबिल नहीं है, स्कोर देखेंगे तो कहीं ऊपर खड़े हो गए। जब हम तो कहें मॉडल असेसमेंट का है, असेसमेंट असेसमेंट पहले तय होती है, हमें असेसमेंट को फिर पीछे उसके असरात होते हैं। देखना पड़ेगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग है या असेस करना है कि क्या लर्न नहीं किया। असेसमेंट का पर्पस ही और था ना। बिल्कुल सही। असेसमेंट का पर्पस था कि हम ये देखते समझते कि कहाँ और इम्प्रूवमेंट सही। कैसे की जा सकती है। सही। हमने वो रख दिया सारा एक दौड़ पे, मैराथन पे, और उसको हमने इतने जीव अंदाज में पोर्ट्रे किया और स्टेट लेवल पे भी किया। मतलब अगर आप फ्रांस देखें, वहाँ कॉन्वोकेशन नहीं करते वो, वहाँ वो रिजल्ट सबको फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वो नहीं डिक्लेयर करते। अच्छा, इसलिए वो कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ भाई, उसने नंबर लेने हैं ना। ये बताएं कॉम्पिटेंस कितनी डेवलप हुई है। अगर वो एक्सीलेंट कॉम्पिटेंस के बैंड में आ गया है वो जिधर जाएगा एक्सीलेंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या है कि एक्सीलेंट के बैंड में मुकाबला है। और वो कितना फ़र्क है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का। अच्छा, जो 1 पे आ गया उसको हमने इतना हीरो बनाया, अखबारात में आ रहा है, मीडिया पे चल रहा है, और उसकी सरकारी गैर सरकारी हर तरह से तशहीर हो रही है। उससे जो नीचे वाला था वो सिर्फ 1 या 2 नंबर कम था। सही। और हो सकता है अगर आप रीटेस्ट में जाए ना वो ऊपर चला जाए। सही। सही। तो 1 इज़ विनर, रेस्ट ऑल आर द लूजर्स। तो हमने उस टैलेंट को स्नब कर दिया। वो सारी ज़िंदगी इस कर्ब से नहीं गुजरता कि मेरा 1 नंबर उससे कम आया था और उसको जो ऑनर मिली मुझे नहीं मिली। सही। अच्छा, ये जो कि वो मुकाबला है सारे ही नंबरों का, नंबर ऑब्जेक्टिव पे आगे सारे ही, इस वजह से कि जिस सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिविटी होती है, ऐसे ही है। मार्किंग हमारी उस स्टैंडर्ड की नहीं होती। अच्छा, आज भी दुनिया से
क्लासरूम पे है, वो टीचर असेसमेंट पे चलते हैं। हाँ, फिनलैंड के हम एग्जाम्पल हमारे यहाँ करते हैं, एतमाद नहीं किया जाता टीचर पे फिनलैंड में आज भी उस्ताद फैसला करता है जो उसको पढ़ा रहा है कि बच्चे का ग्रेड कौन सा होगा। कौन सा होगा, और मानते हैं सारे उसको। क्यों? इसलिए वो कहते हैं कि जितना ये जानता कोई नहीं जानता, सही। और जितनी सही राय इसकी होगी किसी की नहीं होगी। किसी की नहीं होगी। अच्छा, हमारे यहाँ चूंकि सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहा, फिर हमने लोग भी इस तरह से ले लिए, फिर हमने कोई मेरिट का उस तरह का एक रिगरस क्राइटेरिया जो था फॉर इंडक्शन ऑफ टीचर्स वो हम नहीं रह सके। फिर हमने अपने टीचर ट्रेनिंग जो थी उसको भी पूर्ण नीड्स के साथ अलाइन नहीं किया, और जो कुछ हो रहा था उसको हमने वेलकम नहीं किया। सही। उससे भी एक बददिली उनमें भी पाई गई कि फिर हम इस सिस्टम को और इम्प्रूव करके कहाँ ले जाएं। यानी कुछ मिसालें अगर उस्ताद की बददेहनती के सामने आई हैं तो हमने हर उस्ताद को बददेहना हमने हर एक को समझ लिया, और उससे ये हुआ कि जब एक ही लाठी से हमको आंका तो सिस्टम बेचारा डूब गया, सिस्टम पूरा आपका कोलैप्स हो। और सफरर क्या हो गया? वो बच्चा और फिर सोसाइटी सोसाइटी। और पूरा मुल्क जो है ना वो इसका शिकार। आज हम शिकार है उसका, इसलिए कि आज हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि हम नौजवानों का मुल्क है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा कौमी एजेंडा नहीं। इन नौजवानों को हम क्या करें? इनका क्या करें आप? अच्छा, फिर जो हम एजेंडा देते हैं वो लेने के लिए तैयार नहीं, ऐसे ही है। इसलिए कि हमने कहीं शुरू से उनकी वो ट्रेनिंग तो की नहीं। सही बात है। जो रोल मैंने प्ले करना था वो रोल प्ले कर गया सोशल मीडिया। सही। जो स्टेट ने करना था वो कर गए जो एक्स्ट्रा स्टेट एक्टर्स थे वो सारे, उसने तो सीखना है अब उस्ताद उनका बन गया सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। अब और वो उनको जितने मर्जी हाँक दे। अब सोशल मीडिया का पीछे मोटिव्स हैं, पीछे उनकी मसाइल हैं, फिर हम जियोग्राफिकली जहाँ खड़े हैं, हमारा जो इस वक्त दुनिया के अंदर एक मकाम है, उसमें हमें और ज़्यादा चैलेंजेस हैं। जी ऐसे ही। हमारे इधर इधर दाएं बाएं जी। दुश्मनों का तो हमें वाफर मिकदार में मौजूद है। अब वो भी तो सारे इसी काम पे लगे हुए हैं, जिसे आज की वारफेयर सारी सोशल मीडिया पे जैसे ही है ऐसे ही। अब इस 5th जनरेशन वारफेयर का इलाज भी तालीम है। जी ऐसे ही है। और तालीम जब तक हम सीरियसली प्राइमरी एजुकेशन को फोकस नहीं करेंगे, ड्रॉप आउट को कंट्रोल नहीं करेंगे, आउट ऑफ स्कूल को अंदर नहीं लेके आए, बिल्कुल सही है। हम नहीं कर सकते। अच्छा, दुनिया ने इतने काम किए हैं, हम भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। लेकिन आज भी रीच वन टीच वन, हम यूनिवर्सिटियों से कितने ग्रेजुएट निकाल रहे हैं एक एक सेमेस्टर अगर इसी को सही तरह से लाखों में। कर लें तो फायदा अगर हम इन्हीं को कोई इंसेंटिव दें, अपने घर के करीब तरीन हर बच्चे ने कोई एक बच्चा ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि और ये जो कोई बच्चा- मुश्किल नहीं है। हमारे घरों के मुलाजमिन होते हैं, हमारे खेतों पे मुलाजमिन होते हैं, होते उनके हैं। बच्चे होते हैं। सर असल तो देखिए ना, हमारे यहाँ जो भेसी हुई ये हुई कि हमारे पढ़े लिखे लोगों के घरों में जो बच्चे काम करते हैं हम उनको स्कूल नहीं भेजते, सही है। अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए और उनको संभालने के लिए रख लेते हैं। तो ये भी किसने देनी थी अवेयरनेस? सारी हाँ, स्टेट के ज़िम्मे थी, स्टेट के जिम्मे। मीडिया के ज़िम्मे थी। आज भी देखिए, हम लिटरेसी की डेफिनेशन के किसी लोअर लेवल पे है, जी ऐसे ही। दुनिया किसी और लेवल पे है। आज जब तक हम लिटरेसी को रीडिफाइन नहीं करेंगे 21st सेंचुरी के मुताबिक, सही। और आज जब तक हम एक रियल सेंस में एजुकेशन इमरजेंसी नाफज नहीं करेंगे, सही। वैसे हमारे यहाँ हुई है, अब मेरा ख्याल अब उसकी दूसरी सालगिरह आने को है, जी जी। लेकिन हमने क्या किया उसमें? हमने कभी उसका बैठ के ऑडिट नहीं किया। और नहीं किया। इसलिए कि अब जब इमरजेंसी भी आप उनसे नाफज करवाएंगे ना जिनका पढ़ाना काम नहीं, सही बात है। उससे नए मसाइल सामने आएंगे। उससे नई मिसाल आएंगे। इमरजेंसी ये है कि मैं तय कर लूँ कि मेरी ये डेफिनेशन है, अगले 1 साल के मेरे ये टारगेट हैं। सही। मेरे हर बोर्ड पे, मेरी हर दीवार पे, मेरे हर चैनल पे, मेरे हर अखबार में, मेरे हर एक पेज पे, हर एक सफ़े पे, हर स्कूल में, हर बस में, हर रिक्शे में कुछ ना कुछ ऐसा चलेगा जिससे मेरा हर बंदा सीखे। बिल्कुल सही है। मेरा अडल्ट भी सीखे। अब हमारे अडल्ट भी तो अनपढ़ हैं, जी जाहिर है। वो भी सीखें। अच्छा, फिर हमें इनको बदलना होगा। सही। क्या सारे पढ़ के सीखें? सही। फिर सुन के सीख लेंगे। मुझे वो जाहिर रहता है मल्टीमीडिया का मुझे इस्तेमाल। तो मैसेज देना उससे। फिर आज टेक्नोलॉजी सबके पास आ गई, लेकिन चल रही है बेमुहार। ऐसे ही है। इसका असल सही इस्तेमाल उसको एजुकेशन के लिए इस्तेमाल गलत करें। क्या है? हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसको भी किसने इस्तेमाल करना है? स्टेट ने। स्टेट ने कर। तो एक अगर हम ये कर लें कि हम ये टारगेट एमरजेंसी का लगाएंगे और इस एमरजेंसी पे हम स्ट्रिक्ट हो जाएं कि ये स्किल्स हमने लेनी है। बिल्कुल सही है। पेरेंट्स को हम इंसेंटिवाइज करें, उनको मोटिवेट करें, कम्युनिटी लीडर्स को आगे लाएं, कम्युनिटी वर्कर्स को इसमें शामिल करें, यूनिवर्सिटियों की यूथ जो पढ़ी लिखी यूथ है इसको हम इस काम पे लगाएं, इनको इसके कोई इंसेंटिव, कोई चीज़, कोई एम्प्लॉयमेंट में कोई प्रेफरेंस वो दें कि जो इतने बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं
उनको करीब तरीन स्कूल में लेके आएगा और उन स्कूल हेड्स को हमको इंसेंटिव दे। सही है। आपकी विसिनिटी में अगर कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो उसका ये लॉस है, अगर आप ले आएंगे तो आपको ये बेनिफिट देंगे। ये हम कर सकते हैं। आज हम ये तय कर लें कि हमने अपने प्राइमरी स्कूल को नहीं बेचना, सही। हमने अपने प्राइमरी स्कूल को बरतानिया अमेरिका के स्कूल के मुकाबले में लेके आना है, सही। फिनलैंड के लेके आना है। सही। डॉक्टर साहब यकीन जाने जितनी पाकिस्तान की कौम रेजिलिएंट है, जितना टैलेंट अल्लाह ने इस पाकिस्तानी लोगों को दिया है, सही। जैसे हम कहते हैं पहाड़, समंदर, हमारे सब कुछ हमारे पास। सहरा, हमारे खेत, हमारे खलियान, हमारा पानी, इससे बढ़ के अल्लाह ने जो इनको नेमत दी है पाकिस्तान के लोगों को, जी। वो टैलेंट हम्म। और हार्ड वर्किंग है। जी हाँ। दुनिया में आप देख लें, डॉक्टर्स पाकिस्तानी, इंजीनियर्स जी पाकिस्तानी, बिल्कुल ऐसे ही है। मुलाजम पाकिस्तानी, ये सारे काम करते हैं। जी। अब हमने उसका एक और बेनिफिट लेना शुरू कर दिया। जी ऐसे ही। हम कहते हैं जी हमें ज़र मुबादला तो आ रहा है ना। सही। अच्छा, दुनिया कहती है कि मेरे बंदे मेरा काम करें। सही है। चाइना हमारे पड़ोस में कामयाब हुआ। आज भी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के जो चल रहे मॉडल वो क्या है कि डिग्री वापस आके चाइना से लोगे, जी हाँ। 5 साल चाइना में काम करोगे। सही। इसलिए कि हर डिग्री के बाद वो कहते हैं कि जी 5 साल उसका मैक्सिमम आउटपुट देता है उसका ग्रेजुएट, ऐसे ही है। फिर वो डिक्लाइन में जाना शुरू कर देता है। सही। फिर उसको ट्रेनिंग्स और वो ज़रूरत शुरू हो जाएगी। जी ऐसे ही। अच्छा, हम ऐसे मॉडल तो ला नहीं सके। जिससे एक साइड पे ये हो रहा है, जो पढ़ जाते हैं वो ब्रेन ड्रेन में चले गए, जो नहीं पढ़े वो सोसाइटी पे बोझ बन गए। जी। फिर हमें मैक में धड़ाधड़ बनाने पड़ते हैं, इसलिए क्राइम कंट्रोल हमारे से नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। इस देखो उनको हम दे ही कुछ नहीं रहे। क्राइम तो कंट्रोल होना था अवेयरनेस से। सही। अच्छा, जो पढ़ गए हमने क्या सी दौड़ में शामिल कर दिए। अभी जैसे वो रिपोर्ट कहते हैं आई है कि जी एप्स्टीन फाइल इतने मिलियन का देखें जी, वो बिलियन का तो करप्शन हो गई है। ऐसे ही। भाई किसने की है? अनपढ़ तो नहीं थे, दफातर पे बैठे लोगों ने की। जी जी ऐसे ही है। अच्छा, करप्शन सारे पढ़े लिखे थे। इसका मतलब है की कि रिपोर्ट। निज़ाम के अंदर एक गैप रह गया। जी जी। जिसने खौफ खुदा भी सिखाना था, जिसने दयानतदारी भी सिखानी थी, जी। जिसने नेशनल सर्विस का जज्बा भी सिखाना था। अब जब मुझे नौकरी मिल जाती है तो मैं कहता हूँ मुझे तो मिल गई। बिल्कुल सही। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे जिनकी वजह से मिली है उनकी वजह से है। बिल्कुल सही। तो ये जज्बा किसने पैदा करना था? ये उस एजुकेशन और ट्रेनिंग ने देना था। तो पीछे तो ट्रेनिंग हुई कंपटीशन की कि जो इम्तहान पास करके लग गया वो सुपीरियर हो गया, ऐसे ही है। बाकी सारे तो तो डॉक्टर हमें साहब असल में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, आपके जहन में माशाल्लाह बहुत सारी तजावीज़ हैं। इसमें मेरा भी ये ख्याल है कि हमें एक से ज़्यादा पॉडकास्ट में ना इन सारी चीज़ों को, आज का हमने काफ़ी टाइम ले लिया, हमारे नाजरीन का भी ज़ाहिर है इसको देखने में काफ़ी टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन हमारे साथ आज हैं डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद फ़ारूक। और डॉक्टर शाहिद साहब ने हमारे साथ जो बातें शेयर की हैं उससे तो हमें यही नज़र आया कि हमारे यहाँ जो स्कूल सिस्टम है, जिसकी गारंटी पाकिस्तान का आइन देता है कि हमने हमने यानी स्टेट ने और मुआशरे ने मिल के एक बच्चे को एजुकेशन देनी है, वो सिस्टम बड़ी बुरी तरह से मसाइल का शिकार है। और स्टेट की जो तरजीह है वो पॉलिसी की हद तक तो बड़ी खुशनुमा है, बड़ी अच्छी नज़र आती है, पॉलिसियाँ बड़े अच्छे अल्फाज के साथ बनी हुई हैं। लेकिन जब हम अमली सूरत हाल को देखते हैं तो पता चलता है कि स्कूल सिस्टम पाकिस्तान का बिल्कुल फ्लॉप है, फ्लॉस के साथ जो है वो भरा हुआ है। और इसमें मेरा ये ख़्याल है कि उस्ताद को भी शामिल करें, हमारे जो डॉक्टर शाहिद साहब जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पीएचडी हैं, बल्कि डबल पीएचडी हैं और एजुकेशन के बारे में सोच समझ रखने वाले लोग हैं, इनको भी पॉलिसी साजी में शामिल किया जाए और पाकिस्तान अपनी तरजीह बनाए एजुकेशन, इसलिए कि मईशत और माशरत उस वक्त आगे बढ़ेगी जब हमारा मुल्क के लोग जो हैं वो एजुकेटेड होंगे। हमारे दिफा का बहुत बड़ा मसला है, दिफा का जो हल है वो भी एजुकेशन ही है कि जब हमारा नौजवान पढ़ा लिखा होगा तो वो मुल्क की हिफाजत भी अच्छे तरीके से कर सकेगा। इसी तरह के मौज़ूआत के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।